गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अनुभव रखेजा और मैं हूं आपका ट्रेनर एट नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाले सेशन में हम करने वाले हैं CUET फॉर्म फिलिंग। CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये वो एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन देने के लिए यूजफुल होगा। मतलब वन सिंगल टिकट फॉर मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज। बट जैसे ही कहता है CUET माने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंडिया में हमारे पास 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और ये 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो श्योर शॉर्ट CUET का एंट्रेंस एग्जाम ही कंसिडर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल 12th में हैं और वो CUET का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल 12th दिया है वो भी कई सारे स्टूडेंट्स CUET का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सो दैट यू गेट द मोस्ट फेवरेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम सीधा चलते हैं इस फॉर्म फिलिंग सेशन पे। इस फॉर्म फिलिंग सेशन से आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको यूजफुल होगी, विच इज http://exams.nta.ac.in CUET-UG। अब ये CUET-UG का मतलब है CUET एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपनी ये टाइमलाइंस का बहुत ध्यान रखिएगा। 27 फरवरी को ये फॉर्म अनाउंस हुआ है और अब जाके एज इन व्हेन आई स्पीक ऑन 10th ऑफ मार्च कुछ वेबसाइट स्मूथ हो चुकी है और यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशंस भी अपडेट हो चुके हैं। 27 फरवरी को ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो गई है, 26 मार्च को इसकी लास्ट डेट है और अप टू 11:50 PM। हर साल की तरह इस बार भी फॉर्म फिलिंग के बाद एक करेक्शन विंडो का प्रोविजन दिया गया है। आपकी कोई फॉर्म में प्रॉब्लम आ गई, कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दी, यूनिवर्सिटी ऐड करनी है, कुछ कोर्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आप करेक्शन विंडो में कर सकते हो, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 28th ऑफ मार्च इटसेल्फ and will end at 29th March up to 11:50 PM. उसके बाद announcement of the city of exam will be done on 30th of April. Date of exam will be about 15th May to 31st May and declaration of result will be on 30th June. इस साल CUET मतलब CUET 2024 और CUET for the previous years थोड़े से चेंजेस आए हैं। लास्ट 2 टाइम्स जब CUET एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो एनी स्टूडेंट कुड हैव सिलेक्टेड अप टू 10 सब्जेक्ट्स, मतलब आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते थे। आई रिपीट, आप इससे पहले वाले कुछ सालों में 2023 में, 2022 में जब CUET एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आप 10 सब्जेक्ट्स तक अप्लाई कर सकते थे। बट अब CUET की जो मैक्सिमम लिमिट आई है वो मैक्सिमम लिमिट आई है 6 सब्जेक्ट्स की। कितने सब्जेक्ट्स की? 6 सब्जेक्ट्स की। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 6 सब्जेक्ट्स आप जब फिल करें तो वो वाली स्लाइड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी रेडी रखने पड़ेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। इसका मतलब एंट्रेंस टेस्ट में आप जनरल टेस्ट और मैथ्स चूज करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS करना है। इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो मेरा सजेशन यह है कि आप मैक्सिमम 6 के 6 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें, जिसमें पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी आस्क कर ही रही है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अपने 4 डोमेन्स ले। जैसे मैं कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट था तो मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और बिजनेस स्टडीज ये चारों डोमेन्स दूंगा और मैं जनरल टेस्ट दूंगा ताकि मेरी अपॉर्चुनिटीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, IP यूनिवर्सिटी के लिए और BMS दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए खुल जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी के एडमिशंस को एक तरीके से श्योर शॉट मानना चाहते हो, तो इंग्लिश प्लस 4 डोमेन्स प्लस जनरल टेस्ट। आई रिपीट, इंग्लिश प्लस 4 डोमेन्स प्लस जनरल टेस्ट, यू विल बी एट अ मच सेफर साइड एंड यू विल हैव मैक्सिमम ऑप्शंस। उसके बाद सब्जेक्ट्स व्हाट यू विल सेलेक्ट इन योर एग्जाम। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए।
सबसे पहले हमें चाहिए फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द सॉफ्ट कॉपी वेयर द फेस विजिबिलिटी इज अबाउट 80%। मैक्सिमम साइज इसका होना चाहिए 200 केबी का और जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद अ मिनिमम साइज ऑफ 4 केबी, मैक्सिमम साइज ऑफ 30 केबी, जेपीजी और जेपेग फॉर्म में होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ का मतलब पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड। मेरी ये सजेशन है और आप सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आधार कार्ड के बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आधार कार्ड आपका बहुत सारे फॉर्म्स में यूज होगा और सीयूईटी फॉर्म में तो इसका एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। फिर 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम अभी दे रहे हैं और अभी आप परसुइंग क्लास 12th में हैं, तो एडमिट कार्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोल नंबर आपका पंच करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन स्टेज पे, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट क्लिक करनी पड़ेगी cuetug.nta.online.in। आई रिपीट, cuetug.ntaonline.in। यह वेबसाइट खुलने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, जो आप मेरी स्लाइड पे देख सकते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि आप न्यू यूजर हैं, तो ये न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, और अगर आप पुराने यूजर हैं तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी होगा। ये वीडियो मैक्सिमम उनके लिए बनाई गई है जो न्यू यूजर हैं, तो न्यू कैंडिडेट्स प्लीज रजिस्टर हियर। एज सून एज यू रजिस्टर, आपकी स्क्रीन पे पेज कुछ ऐसे खुल जाएगा, और द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डाउनलोड दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। डाउनलोड दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब है आपको ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसमें सारी नोटिफिकेशन होगी कि सीयूईटी कंडक्ट कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, हाइब्रिड मोड क्या है, ऑफलाइन पेपर कौन से हैं, ऑनलाइन पेपर कौन से हैं, एवरीथिंग इज लिस्टेड इन दिस ब्रोशर। तो बिना ओवर स्मार्ट हुए हुए, इसको इग्नोर ना करते हुए, आप चुपचाप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हमें एग्जामिनेशन फीस क्या देनी है। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी एनसीएल, जिनको नहीं पता ओबीसी एनसीएल क्या है, ओबीसी एनसीएल इज इक्वल टू नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन कैटेगरीज के लिए फीस अलग है। तो आप अपने को देखेंगे हम कौन सी कैटेगरी से हैं। जैसे मैं जनरल यूआर हूं, यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, तो मेरे लिए क्या होगा, मैं पहले 3 सब्जेक्ट्स की फीस दूंगा 1000, और उसके बाद एवरी एडिशनल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 400। तो दोस्तों, जब मैं बीएमएस के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे इंग्लिश चाहिए एज माय लैंग्वेज, मुझे मैथ चाहिए एज माय डोमेन, और मुझे जनरल टेस्ट देना है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच फीस, 1000। लेकिन मुझे इसके साथ साथ बीकॉम ऑनर्स भी देना है, तो इंग्लिश, बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू 3 डोमेन्स। तो इसका मतलब मेरे टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 4 डोमेन प्लस जीटी प्लस इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट है, तो पहले 3 सब्जेक्ट के लिए क्या हुआ 1000, अगले 3 सब्जेक्ट के लिए क्या होगा 400 इंटू 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं तो ये 1200 और हो गया। एज अ रिजल्ट मेरी कोर्स फीस होगी 2200। तो अब फीस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती किसी भी कोर्स, कॉलेज और करियर के लिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आइडली जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप में रजिस्टर्ड हैं या नहीं भी रजिस्टर्ड हैं, आप सब 2200 फीस सबमिट करेंगे, तभी जाके हम 1+4+1 वाले कॉम्बिनेशन में पहुंचेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारी आगे इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 कहती है पासवर्ड सेटिंग। पासवर्ड सेटिंग इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 8, मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 13। आई रिपीट, मिनिमम हाउ मेनी कैरेक्टर्स 8, मैक्सिमम हाउ मेनी कैरेक्टर्स 13। हमारे को 13 कैरेक्टर्स में क्या क्या चाहिए, हमारे पास एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, हमारे पास नॉर्मल लेटर भी होना चाहिए, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और हमारे पास न्यूमेरिक भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे पासवर्ड सेट करना है तो मैं पासवर्ड कैसे ऑप्शन सेट कर सकता हूं, अनुभव का ए कैपिटल, एन छोटा, यू छोटा, तो नॉर्मल कैरेक्टर और कैपिटल कैरेक्टर्स हो गए। स्पेशल कैरेक्टर में मैंने @ ले लिया, साथ में 1 2 3 4 कर दिया। क्या ये पासवर्ड मेरा 8 डिजिट का है? यस, 8 का है। क्या ये नॉर्मल कैरेक्टर है? यस। स्पेशल कैरेक्टर है? यस। न्यूमेरिक है? यस। कैपिटल भी है? यस। माय जॉब इज डन।
अब पासवर्ड सेटिंग के बाद यू कैन ऑल्सो रीसेट योर पासवर्ड. यू कैन रीसेट योर पासवर्ड ओनली थ्रू अ सिक्योरिटी क्वेश्चन. यह सारा प्रोसेस करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट भी कर पाएंगे. और ये सारा एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, ये एक्सेप्ट करने के बाद आप क्लिक एंड प्रोसीड पे चलेंगे. जब आप इसको क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे आएगा. ये वो स्टेज है जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए आपको? आई रिपीट, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए आपको? आपका आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ में आप क्या करेंगे? आधार कार्ड को क्लिक करेंगे. क्योंकि मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है और मेरे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी नहीं है और पासपोर्ट के थ्रू मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि आधार कार्ड इज द मोस्ट सॉर्टेड, मोस्ट स्मूथ एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग जिसके बेसिस पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. तो मैंने आधार कार्ड पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहां पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया. जैसे ही मैंने आधार कार्ड नंबर डाला, मैं यहां पे क्लिक करूंगा जेनरेट ओटीपी. जेनरेट ओटीपी करने के बाद मेरे आधार कार्ड का ओटीपी आ जाएगा ऑन द रजिस्टर्ड फोन नंबर. आई रिपीट, कहां पे आएगा? रजिस्टर्ड फोन नंबर. बट सर हमने तो फोन नंबर रजिस्टर किया ही नहीं. जब आपने आधार कार्ड लिया था, उस आधार कार्ड के फॉर्म में आपने एक फोन नंबर लिखा होगा. वो फोन नंबर आपका हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, या वो फोन नंबर हो सकता है जो आप पहले यूज करते थे, अब नहीं करते. लेकिन जो ओटीपी है वो उसी फोन नंबर पे आएगा. जिनको ये फोन नंबर की प्रॉब्लम है वो आधार के ऑफिस में जाके अपना फोन नंबर ठीक कराएंगे और ये आधार कार्ड पे ओटीपी जनरेट जब हो जाएगा तो स्क्रीन कुछ ऐसे नजर आएगी और वो आएगा ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू स्टार 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 दिस नंबर. तो आपके नंबर पे एक ओटीपी का, आपके नंबर पे आधार कार्ड का एक ओटीपी आ गया है. आपने ओटीपी रजिस्टर किया, यहां पे टाइप किया और फिर गए वैलिड ओटीपी पे. वैलिडेट ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे खुल जाएगी जो आप अभी देख पा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के सामने होगा. सर ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ने आपके आधार कार्ड से ये डिटेल्स रिट्रीव कर ली हैं और ये डिटेल्स रिट्रीव करने के बाद अब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे जा सकते हैं. पर्सनल डिटेल्स में नेम ऑलरेडी फीड होगा. वो कैसे? क्योंकि आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन से आ गया. अब आपको क्या करना है? मैन्युअली टाइप करनी है अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, कब आप पैदा हुए, साथ में आपका जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप. सर ये आइडेंटिटी टाइप क्या है? क्योंकि नेशनैलिटी इंडियन हो गई, जेंडर हम पुरुष या महिला हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने बता दिया, मदर नेम हमें पता है, फादर नेम भी पता है. और फादर नेम आप वो लिखेंगे जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है. मदर नेम भी आप वो लिखेंगे जो 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है. आप फादर नेम और मदर नेम मार्कशीट से अलग हो सकता है क्योंकि स्पेलिंग चेंज हो सकती है. बहुत सारे फैमिली ओकेजन्स की वजह से या फैमिली सर्कमस्टांस की वजह से फादर नेम, मदर नेम अलग अलग हो सकते हैं. कुछ लोग कुमार लगाते हैं, कुछ लोग मिडिल नेम लगाते हैं. आप वो नाम लिखेंगे जो 10th क्लास की मार्कशीट पर है. नेशनैलिटी और इंडियन टाइप, ये आइडेंटिटी टाइप क्या है सर? आइडेंटिटी टाइप है कि आप कौन सा आईडी प्रूफ यूज कर रहे हैं. क्या आप आईडी प्रूफ यूज कर रहे हैं? बैंक पासबुक, क्लास 12th का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड. किस तरीके की आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं? मैं तो सर आधार कार्ड यूज करूंगा. तो आधार कार्ड के लिए मैं क्लिक करूंगा एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ. एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ. एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ का मतलब है मैं आधार कार्ड यूज कर रहा हूं. आधार कार्ड में मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाला यहां पे और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे ले गया प्रेजेंट एड्रेस पर. कहां ले गया मेरे बच्चों? एड्रेस पर. अब सर एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जहां आप अभी रह रहे हो. मैं रह रहा हूं मान लीजिए सेक्टर 50 नोएडा में.
तो मैंने अपना डाला प्रेमाइस नंबर, हाउस नंबर XYZ, लोकेलिटी मैंने डाली नोएडा सेक्टर 50, सब लोकेलिटी नोएडा, कंट्री इंडिया, स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब उत्तर प्रदेश, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए न्यू दिल्ली, राजस्थान के लिए राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट मेरा आता है नोएडा विच इज गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड 201301, ईमेल एड्रेस हो गया info@anubhavrakheja.com, कंफर्म योर ईमेल आईडी info@anubhavrakheja.com, मोबाइल नंबर कंट्री कोड हो जाएगा +91 क्योंकि इंडिया का ये कोड है 987398 कंफर्म योर मोबाइल नंबर 987398 तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे कंट्री कोड डलेगा, यहां पे कंट्री कोड नहीं डलेगा। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर 971158 परमानेंट एड्रेस, सर अभी तो हमने एड्रेस डाला, हमने क्या डाला था? प्रेजेंट एड्रेस, कि मैं कहां रह रहा हूं। दूसरा क्या है? परमानेंट एड्रेस। बेटा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फर्क क्या है? प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहां आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस है जो आपका आधार कार्ड पे लिखा है, जो आपका पासपोर्ट पे लिखा है। अब आप यहां रह नहीं रहे हो लेकिन आधार कार्ड वो है, तो वो आप परमानेंट एड्रेस डालोगे। आप रह कहीं और रहे हो एज अ पेइंग गेस्ट, लेकिन आपका घर का पैन नंबर कुछ और कहता है, आपके घर का पासपोर्ट कुछ और कहता है, आपके घर का एड्रेस जो है आधार कार्ड कुछ और कहता है, तो फिर आप परमानेंट एड्रेस फिल करोगे। लेकिन अगर आप रह भी उसी जगह पे रहे हो जो आपका आधार कार्ड कहता है, तो आप ये वाला बॉक्स को टिक करोगे विच सेज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। आपका आधार कार्ड और आप जहां रह रहे हो अगर ये दोनों सेम है तो आप क्या क्लिक करने वाले हैं? सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। हाउस नंबर, सर मेरा तो सेम है, तो मैंने इसको क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद ऊपर वाली इंफॉर्मेशन एज इट इज आ जाएगी और फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी चूज पासवर्ड। सर चूज पासवर्ड, आपने थोड़ी देर पहले पासवर्ड के बारे में कुछ बताया था। मैंने क्या बताया था? 8 to हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 13 कैरेक्टर्स। इसमें क्या क्या होना चाहिए? कैपिटल भी इन्वॉल्व होना चाहिए, न्यूमेरिक भी इन्वॉल्व होना चाहिए, नॉर्मल अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड बना के दिखाओ। पासवर्ड मैंने कर दिया ए कैपिटल, एन छोटा, यू छोटा, @000001। तो ये मेरे पासवर्ड सेट कर दिया। कितने कैरेक्टर्स हो गए? 8 से ज्यादा हो गए। यस, 8 to 13 डन। कैपिटल है, ए कैपिटल है, न्यूमेरिक है, स्पेशल कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर, सब कुछ है। ये मैंने पासवर्ड करा कंफर्म। और अब मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर मेरा कोई अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, मैं फोन नंबर चेंज कर देता हूं, मेरा ईमेल आईडी खराब हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के काम आएगा। मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन में जैसे बोल देता हूं, व्हाट इज द बर्थ सिटी? दिल्ली। व्हाट इज द नेबर्स पेट नेम? XYZ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल? ABC। तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे एज योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन यह सिलेक्ट किया, व्हाट इज योर स्कूल नेम? स्कूल नेम मैंने डाला, अपना सिक्योरिटी पिन को यहां पे रजिस्टर किया विच इज 656, आई रिपीट 656539। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद मेरी स्क्रीन मुझे यहां पे ले जाएगी और वो कहेगा सबमिट। क्या करेगा वो? सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिव्यू स्टेज पे आ जाएगा। मैंने जो जो इंफॉर्मेशन भरी ना, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन तू चेक कर ले। अब तू चेक जब करेगा तभी तेरी रजिस्ट्रेशन को हम सबमिट करेंगे और तेरे को OTP भेजेंगे। अपनी इंफॉर्मेशन देख, क्या तेरा नाम की स्पेलिंग सही है? पापा के नाम की स्पेलिंग सही है? डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ तो नहीं है? जेंडर बिल्कुल सही है? ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या डाला है? तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? ईमेल एड्रेस, मम्मी का नाम, आइडेंटिटी प्रूफ क्या डाला है? आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड डाला है तो उसका नंबर। आपके एड्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग चेक कर लो, पिन कोड चेक कर लो, सेक्टर चेक कर लो, सब कुछ बढ़िया है? हां सर सब बढ़िया है।
तो रिव्यू स्टेज पे जाने के बाद मैं हर क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। मेरा नाम ठीक है, पापा का नाम ठीक है, मम्मी का नाम ठीक है, जेंडर मेरा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, ईमेल एड्रेस ठीक है, एड्रेस भी मेरा बहुत बढ़िया है। अग्री करी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। क्या हुआ? सबमिट एंड सेंड ओटीपी। बाई चांस आपकी इंफॉर्मेशन कुछ खराब है तो आप डालेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो डालेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। और ये जो ओटीपी है आपके ईमेल पे आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, मेरी बात को सुन लो। ये ओटीपी आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा। फोन चेक करने मत लग जाना। ईमेल एड्रेस पे ओटीपी चेक करने के बाद आप वो सेम ओटीपी डालेंगे इस स्क्रीन पर। मैंने अपनी ईमेल चेक करी, ईमेल पे जो ओटीपी आया मैंने यहां पे डाला, सिक्योरिटी क्वेश्चन को मैंने यहां डाला विच इज 203085। मैंने करा इसको वेरीफाई एंड फाइनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्म फिलिंग इज डन। एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्म फिलिंग यहां पे बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। आपकी कंप्यूटर में जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है उस सीयूईटी का एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप अपने ईमेल पे देख पाएंगे और फिर आपका आ जाएगा होम स्क्रीन। सर इस होम स्क्रीन में हमने करा था न्यू रजिस्ट्रेशन, बट अब आप रजिस्टर कर चुके हो। ये एप्लीकेशन नंबर आप देख पाओगे। ये एप्लीकेशन नंबर कहां देख पाओगे? आपके ईमेल पर। उस ईमेल से एप्लीकेशन नंबर देख के आप यहां पे एप्लीकेशन नंबर को पुट करोगे। ये वो पासवर्ड है जो आपने बनाया था। उस पासवर्ड के बाद ये सिक्योरिटी नंबर आप ऊपर डालोगे विच इज मेरे केस में आ रहा है 7778102 और मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और फिर मेरा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने आपको क्या बोला था? आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन का, बट स्टेज 2 एप्लीकेशन का और फी पेमेंट का अभी भी बचा हुआ है और एप्लीकेशन नंबर आपका यहां पे जनरेट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हम चलते हैं स्टेज 2 पर विच इज एप्लीकेशन फॉर्म। ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे और डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन दिख रहा है। आप जैसे ही एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन सामने खुल जाएगी और एप्लीकेशन के नीचे आएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप करोगे तो एप्लीकेशन के नीचे ये सारी चीजें आ जाएंगी विच इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके का टेस्ट पेपर दे रहे हो, एग्जाम सेंटर क्या है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाए। तो अब सबसे पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाने के बाद सेम चीजें आएंगी। प्रेजेंट एड्रेस, हमने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया हुआ था, वो सेम प्रेजेंट एड्रेस यहां पे आ जाएगा विच इज हाउस नंबर, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। और अगर मेरा सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में भी बता चुका हूं, सेम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को कॉपी करेंगे, आपका एड्रेस कंफर्म होगा, आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे, आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। कहां जाएंगे? सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपकी अब पर्सनल डिटेल्स खुल जाएंगी। एबीसी आईडी यू विल नॉट फिल एनीथिंग। आई रिपीट, एबीसी आईडी में यू विल नॉट फिल एनीथिंग। ये एबीसी होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। आपको यहां पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने कैंडिडेट का नाम, मतलब अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, नेशनैलिटी इंडियन, कैटेगरी आप जनरल से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस है, वो आप कैटेगरी यहां पे क्लिक करेंगे। आईडी नंबर, मेरे केस में आधार है तो मैं आधार कार्ड नंबर, तो मैंने पहले ही डाल रखा था एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट फोटोग्राफ, वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो जो स्टूडेंट पासपोर्ट डाल रहे हैं वो पासपोर्ट नंबर डालेंगे, राशन कार्ड डाल रहे हैं तो राशन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आप डाल रहे हैं वो सेम आईडी प्रूफ। स्टेट डोमिसाइल, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश नोएडा में रहता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश ही डोमिसाइल डालूंगा। क्या डालूंगा? उत्तर प्रदेश। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी? मैं स्वस्थ हूं, मेरे को कोई ऐसी इंजरी नहीं है, मेरी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, तो मैं क्लिक करूंगा नो। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो क्लिक करेंगे यस। अब उसके अलावा क्या आएगा? गार्डियन की एजुकेशन, मतलब मेरे पिताजी की क्या
एजुकेशन है। मेरे पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, तो मैंने बिजनेस लिख दिया। जॉब है तो जॉब लिखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखिए। उसके बाद मेरी मदर की एजुकेशन क्या है? मेरी मदर ग्रेजुएट है, मेरी मदर होम मेकर है, तो होम मेकर लिख सकते हैं, बिजनेस लिख सकते हैं, या फिर जॉब लिख सकते हैं, नहीं तो अदर्स लिख सकते हैं। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स कितनी है? कोई टैक्सेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जितनी भी एनुअल इनकम रिटर्न आपके पेरेंट्स फाइल कर रहे हैं, 5 to 10 लाख, 10 to 20 लाख, जो भी फिल कर रहे हैं, उसको यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करिए। आर यू अ ट्विन? अगर आपके कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो होगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहां आप रहते हैं, क्या आपको डायबिटीज है? मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो नहीं प्रिपेयर कर रहे मैं तो सजेस्ट करूंगा सभी डाल दो अदर्स या नॉट एप्लीकेबल। कोई ऐसा प्रिपरेशन का मोड नहीं है। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यह ध्यान रखिएगा, मीडियम में आप क्लिक करेंगे इंग्लिश। मीडियम में आप क्या क्लिक करेंगे? इंग्लिश। इसको खत्म करने के बाद अब जैसे मैंने बताया, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यस आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 40% या 40% से ज्यादा अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। स्क्रिप्ट, स्क्राइब, जो भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं। ये वो मतलब है कि आपका पेपर हेल्प होगा। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आप एक हेल्पर को साथ ले जा सकते हैं जो आपके लिए पेपर लिखेगा, आपके लिए ओएमआर शीट मार्क करेगा। लेकिन वो जो हेल्पर है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कम होनी चाहिए। नहीं तो आप गवर्नमेंट से भी बोल सकते हैं कि हमें एक राइटर की जरूरत है जो हमारे साथ हमारा पेपर लिखे। बट ध्यान रहे, ये सिर्फ उनके लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है। जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चुपचाप इसको नो मार्क करेंगे और नो मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अब नो डिसेबिलिटी में नो मार्क किया, बाकी इंफॉर्मेशन भरी, और बाकी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आई अग्री के बाद हम गए, आई अग्री के बाद हम गए सीधा सेव एंड सबमिट पर। कहां गए हम? सीधा सेव एंड सबमिट पर। अब मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी तो मैंने यहां ऑनलाइन कोचिंग लिख दिया। इंग्लिश मेरा मीडियम है, मेरा जो घर है वो दिल्ली में था या नोएडा में है तो मैंने उसको अर्बन मार्क किया, और इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे चला गया। सेव एंड नेक्स्ट के बाद पर्सनल डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। अब ये मेरे रजिस्ट्रेशन का सेकंड स्टेज देखो कंप्लीट हो गया। पहला क्या था? कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दूसरा क्या है? पर्सनल डिटेल्स। तीसरा क्या है? कोटा एंड कैटेगरी। डू यू बिलोंग टू अ बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन? क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं? क्या एनसीसी कोटा है? क्या आप स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई हैं, या आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं? तो अगर आप किसी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करेंगे यस। अगर आप जनरल हैं और कोई कोटा नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई करेंगे नो। आई रिपीट, एनसीसी कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट, यूनिवर्सिटी इंप्लॉई, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सोनेल और पॉवर्टी लाइन। यस इफ यू आर फ्रॉम सम कोटा, नो इफ यू आर नॉट। अनफॉर्चुनेटली मेरे माता पिता ने ना तो डिफेंस में सर्विसेज दी, ना तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं। तो एज अ रिजल्ट मैंने नो पे क्लिक किया, आई अग्री किया एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कोटा में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी कोटा या रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करता। एज अ रिजल्ट मैं हर जगह मार्क करूंगा नो 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 एंड नो, एंड आई विल यहां पे क्लिक करूंगा मैं आई अग्री। एक चीज का बहुत ध्यान रखना बेटा कि अगर आप किसी रिजर्वेशन या कोटा से बिलोंग भी करते हो और मान लो आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट आप 1 अप्रैल के बाद अरेंज करने की सोच रहे हो, या फिर आपसे बोला गया है कि सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद होगा, आपके सर्टिफिकेट में कोई इशू है, कोई स्पेलिंग में एरर है, तो आप प्लीज चिंता मत करिए, आपको इस सीयूईटी फॉर्म में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। आप यहां पे यस मार्क करके आगे बढ़िए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, वहां पे कोटा सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होगी। अभी आप अगर किसी कोटा सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास और आप किसी कोटा से बिलोंग ही नहीं करते तो चुपचाप नो मार्क करिए, आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके पास कोटा सर्टिफिकेट है, आपको अभी इस फॉर्म में उसे फिजिकली अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो कोटा सर्टिफिकेशन की स्टेज पे हम आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओके वेरिफिकेशन आ जाएगा दैट योर कोटा हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर डन, पर्सनल डिटेल्स आर डन, कोटा कैटेगरी इज डन। अब आप आ गए हैं इस स्टेज पे जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। 99% जो मेरी बात सुन रहे हैं लोग वो 2024 में बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, तो 10th क्लास आपने दिया होगा 2022 में, तो रिजल्ट स्टेटस आप लिखेंगे अपीयर्ड, मतलब ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, अपीयर्ड लिख दिया आपने। यहां पे 10th और इक्विवेलेंट, टाइप ऑफ स्कूल मतलब पब्लिक स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल, चाहे आप डीपीएस से हैं, चाहे आप जीडी गोइंका से हैं, चाहे आप बाल भारती से हैं, चाहे आप स्प्रिंगडेल से हैं, चाहे आप मॉडर्न बाराखंबा से हैं, चाहे आप मानसस्थली स्कूल से हैं, ये सारे हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल। अब अगर आप किसी फंडेड स्कूल से हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल से हैं, तो वो आप लिखेंगे प्राइवेट बट एडेड। तो आप में से जितने भी लोग नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप के साथ हैं, आप लिखेंगे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, या फिर डिपेंड करेगा आप कौन से स्कूल से हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग स्टेट क्या हो गई हमारी? दिल्ली एनसीआर, यूपी अगर आप नोएडा से हैं, हरियाणा अगर आप गुड़गांव से हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड कौन सा है हमारा? सीबीएसई बोर्ड है। स्कूल का पिन कोड, मेरे स्कूल का पिन कोड था 11048। तो आपकी 10th क्लास के जो पूरे सर्टिफिकेशन होंगे वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। मैंने रिजल्ट स्टेटस क्या डाला? पास्ट, क्योंकि मैं 2022 में ऑलरेडी 10th का बोर्ड दे चुका हूं। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड, कंट्री इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, क्वालिफाइंग स्टेट न्यू दिल्ली, बोर्ड नेम सीबीएसई। तो यहां पे मैं वो रोल नंबर डालूंगा जो मेरा 10th क्लास में आया होगा। कौन सा रोल नंबर डालूंगा? जो मेरा क्लास 10th में आया होगा। और जैसे मैंने स्कूल का पिन कोड बताया वो मेरा पिन कोड आ गया। ये 10th की सारे क्रेडेंशियल्स डालने के बाद अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाला है क्लास 12th के क्रेडेंशियल्स। इधर देखो बेटा, 10th के क्रेडेंशियल्स में मैंने क्या डाला? क्वालिफाइंग स्टेट, सीबीएसई, पिन कोड, रिजल्ट मोड। रिजल्ट आपका सीजीपीए में आया है, परसेंटेज में आया है। अब सबका रिजल्ट परसेंटेज में आता है। 5 सब्जेक्ट मेरे टोटल थे, 100 मार्क्स ईच, तो ये 500 मार्क्स हो गए। आए मेरे 400, परसेंटेज कितनी हुई? 80। बाई चांस आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 600। बाई चांस आपके 7 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 700। ये वो है जो टोटल मार्क्स आपने टोटल एग्जाम अपीयर किए, ये हो गए आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ये हो गई आपकी परसेंटेज। कंप्लीट अंडरस्टूड? तो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 10th क्लास के सारे क्रेडेंशियल्स वो है जो आप अपीयर कर चुके हैं, ईयर ऑफ पासिंग आपके पास है, परसेंटेज आपके पास है, रोल नंबर आपके पास है। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी कि भाई आपने क्लास 12th में क्या किया। तो ये तो मैंने फॉर्म भरा क्योंकि मेरे किसी इंसान ने, मेरे किसी इंप्लॉय ने 2010 में 12th के बोर्ड्स दे दिए थे। बट आप क्या लिखेंगे यहां पे? रिजल्ट स्टेटस। आप रिजल्ट स्टेटस लिखेंगे अपीयरिंग। क्या लिखेंगे? रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग, कि मैं अभी अपीयर कर रहा हूं। स्कूल का नेम आपको पता है, रोल नंबर 12th का आपके पास आ चुका है, जिस स्कूल में आप जाते हैं उसका पिन कोड भी पता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से आप हैं, ये सारी डिटेल्स आपके पास है। लेकिन यहां पे रिजल्ट स्टेटस क्या होगा? जो 2024 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वहां पे रिजल्ट स्टेटस होगा अपीयरिंग, और अगर आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिया है तो होगा रिजल्ट आपका आ चुका। ठीक है, आई रिपीट, 2023 वाले जो लोग पिछले साल बोर्ड एग्जाम दिया है 12th में, तो वो लिखेंगे ऑलरेडी पास्ट। जो 2024 वाले बच्चे हैं जो अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो क्या लिखेंगे? अपीयरिंग। आई अग्री पे मार्क करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहां पे आपकी स्टेज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स पे आ जाएगी। ध्यान से देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर डन। आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स चली गई हैं। 10th का स्कोर जा चुका है, 12th का स्कोर जा चुका है। अब आपसे पूछे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, कि बेटा आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे अप्लाई करोगे।
यहां पे आएगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी या फिर डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जिन यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं वो कुछ आपके सामने ऐसे खुल जाएंगी। यूनिवर्सिटी को मैं टैग करूंगा, साथ में कोर्स, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो हो जाएगा ऐड। और जब आप ऐड करेंगे तो नीचे लिस्ट पूरी आ जाएगी यूनिवर्सिटी और कोर्स के साथ। फिर हम चलेंगे सेव एंड नेक्स्ट। पहले आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पे क्लिक होगा, फिर होगा सेव एंड नेक्स्ट। यहां से यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट बन जाएगी कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। क्लियर है अपन को? फिर हम चलेंगे टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन में जितने भी लोग नॉलेज लाइब्रेरी टेस्ट प्रेप के साथ रजिस्टर्ड हैं, मेरी बात को कोई भी इग्नोर नहीं करेगा और सारे 6 के 6 सब्जेक्ट हम देंगे। जहां पे सब्जेक्ट 1 कौन सा है? सब्जेक्ट 1 है इंग्लिश। सब्जेक्ट 6 कौन सा है? सब्जेक्ट 6 है जनरल टेस्ट। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स, जितनी मेरी बात सुन रहे हैं, टेस्ट पेपर 1 में क्या आएगा? इंग्लिश। टेस्ट पेपर 6 में क्या आएगा? जनरल टेस्ट। सारा का सारा मीडियम जो होगा वो कौन सा होगा? इंग्लिश का। आई रिपीट, सारा मीडियम कौन सा होगा? इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं हम। अब बचा सर टेस्ट 2 से लेकर टेस्ट 5, ये होंगे आपके 4 डोमेन सब्जेक्ट्स। कौन से होंगे? 4 डोमेन सब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस है तो मैं वो 4 डालूंगा, या फिर मैं डालूंगा अकाउंट्स, इको, मैथ्स एंड बिजनेस स्टडीज, या फिर मैं डालूंगा अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज एंड फिजिकल एजुकेशन। ये वो 4 डोमेन हैं जो आपके पास 11th 12th में थे। मेरी बात को कोई इग्नोर नहीं करेगा। 6 के 6 सब्जेक्ट्स हम मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे हम आई अग्री पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी फॉर्म की फीस आएगी। इधर देखिए, टेस्ट पेपर इंग्लिश 4 डोमेन, जनरल टेस्ट, आई अग्री पे क्लिक किया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट जगह पे, क्योंकि अब स्टेज आ गई है एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स। एग्जाम सेंटर मतलब आप कौन कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हो। मैं दिल्ली में रहता हूं तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट चॉइस क्या होगा? दिल्ली। और सिटी भी कौन सी होगी? दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नोएडा। नेक्स्ट क्या? सॉरी, नोएडा नहीं होगा, ये होगा उत्तर प्रदेश और सिटी हो जाएगी नोएडा। फिर एग्जाम स्टेट क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। सिटी क्या हो जाएगी? गाजियाबाद। फिर एग्जाम स्टेट क्या आएगा? हरियाणा। सिटी क्या हो जाएगी? गुड़गांव। तो दिल्ली स्टूडेंट्स यहां पे कुछ ऐसे चॉइसेस मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने यहां पे सिटी में डाल दिया यूपी, क्योंकि मैं तो नोएडा में हूं, तो चारों जगह यूपी 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 आएगा। फिर आप क्या डालोगे? यूपी नोएडा, यूपी गाजियाबाद, यूपी मथुरा, यूपी आगरा। आप वो सिटीज डालेंगे जो आपके घर के पास है। आपको चारों चॉइसेस फिल करनी ही पड़ेंगी। फर्स्ट चॉइस वो होगी जहां पे आप रहते हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो चॉइस होगी जहां पे आप आसपास जा सकते हो और पेपर दे सकते हो। और फिर हम क्लिक करेंगे आई अग्री पे, और आई अग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। आई अग्री, हमने देखो सिटीज क्या डाली? दिल्ली, उत्तर प्रदेश मथुरा, हरियाणा गुड़गांव। जैसे ही आप आई अग्री करोगे तो ये वाली स्टेज खत्म होने के बाद आपका पूरा डैशबोर्ड चला जाएगा पेमेंट पे। कहां चला जाएगा? पेमेंट पे। ये देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गई, एप्लीकेशन पूरा हो गया। अब जाओगे पेमेंट पे, पे नाउ, एंड एज सून एज यू पे योर फीस ओवर हियर विल गेट कंप्लीटेड। ध्यान से देखो बेटा, जैसी एग्जाम सेंटर अपडेट किए, हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी एक स्टेज है। देखो बेटा, टेस्ट पेपर हमने कर लिए थे, अब हमने एग्जाम सेंटर कर लिया। उसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, जिस अपलोड में क्या होगा? आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप पे नाउ पे जाओगे
और आपकी फीस यहां वेरीफाई हो जाएगी, जिसके बाद आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा। प्लीज नोट, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई यूनिवर्सिटी बाद में ऐड करनी है, तो वो करेक्शन विंडो में ऐड हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप सब 9711, आई रिपीट 9711 58923 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे मैं वॉइस नोट के बेसिस पे आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आप कहां अटके हैं, कैसे उसे करना है। 9711 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का वॉइस नोट भेज के मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। पैनिक करने की सिचुएशन आप में से किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वील सी यू इन द क्लासेस वेरी वेरी सून।